हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पहला चैप्टर हो चुका है आपका। जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, शुरू होना है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, आज से हम वर्णमाला पढ़ेंगे और बड़े ही मज़े के साथ पढ़ेंगे, बिंदास मोड से। बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी पढ़ने में, लगेगा भी नहीं आपको कि हम पढ़ रहे हैं। वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला है क्या, पहले शाब्दिक अर्थ समझिए, इसका क्वेश्चन भी आता है इससे। तो देखिए, माला का मतलब जो फूलों की माला होती है, फूलों का एक व्यवस्थित क्रम, उसे कहते हैं फूलों की माला। ये है वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। ठीक है, क्वेश्चन आता है बताइए वर्णमाला क्या है। तो पहला ऑप्शन देता है कि वर्णों का क्रम और दूसरा ऑप्शन देता है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। तो वर्णों का क्रम नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आ के बाद का आ जाए और का के बाद सीधे चा आ जाए, नहीं, आ के बाद बड़ा आएगा, फिर छोटी बड़ी, यानी कि व्यवस्था से आएगा। तो ये क्रम कैसा होगा, इसका क्रम होगा एक व्यवस्थित। तो वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। और आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना पड़ेगी, और पेपर के एक दिन पहले आप सब रिवाइज करके जाइएगा। सेम टू सेम डिक्टू यही क्वेश्चन मिलते हैं और मिलेंगे, मेरी गारंटी है। चाहे आपको विश्वास ना हो तो क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर हैं उसे उठाकर देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपके रखे मिलेंगे। देखिए, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन बहुत आता है, या तो ध्वनि मिलेगा ऑप्शन में या फिर वर्ण मिलेगा। देखिए, भाषा की छोटी इकाई होती है ध्वनि या फिर वर्ण। ध्वनि कब होती है, देखिए सबसे पहले जब इंसान आए, जैसे आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं बच्चे का। बच्चा जो छोटा होता है, छोटा बच्चा पहले कुछ बोलना सीखता है, ठीक है, लेकिन शब्द उसके सही नहीं निकलते हैं, पहले उसकी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कि पानी को मम कहता है, इसके बाद बोलना सीखता है, ठीक है, यानी उसकी ध्वनियाँ कुछ साफ होती हैं। इसके बाद फिर लिखना सीखता है, ठीक है। तो पहले क्या करता है, वो बोलता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। यानी कि इंसान के सबसे पहले मुंह से क्या निकली है, ध्वनि निकली है, और इसी को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण से बनता है अक्षर, अक्षर से फिर शब्द बनता है, शब्द को ही पद कहते हैं। इसके बाद पदों को जब बांध के लिख दिया जाता है वो कहलाता है पदबंध। इसके बाद उपवाक्य, इसके बाद वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा की छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ण है। इसके बाद अक्षर बनता है, किनसे, वर्णों से। अभी मैं डिटेल से बताऊंगा इसे, केवल आप क्रम देख लीजिए, क्रम क्या है। अक्षर के बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद शब्द को ही पद कहा जाता है, और पद कब कहते हैं शब्द को, अभी मैं बताऊंगा। और पदों के बंध को पदबंध कहते हैं, और पदबंध से फिर उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य से वाक्य बनता है। देखिए, अब देखिए, ध्वनि, अक्षर, शब्द। देखिए, वर्ण जैसे कि का प्लस आ, ठीक है, मिलकर क्या बनेगा, अक्षर बनेगा, यानी कि का। जब इसमें माँ मिल जाएगा और ला मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा कमल। ठीक है, देखिए, जो लिखा हुआ है अकेला केवल कमल, तब ये शब्द है। लेकिन इसी को यदि किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, यानी कि लिख दिया जाए कमल खिलता है, तो फिर कमल शब्द नहीं होगा, कमल फिर पद होगा। याद रखिए, जब अकेला लिखा हुआ है तब शब्द है, यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो कहलाने लगता है पद। देखिए, पद के बाद पदबंध, यानी कि पदों को बांधकर लिख देना ही पदबंध है। कभी भी कोई भी पद
अकेला लिखा हो तो केवल पद कहलाएगा, यदि दो या दो से अधिक हों तो वो पदबंध कहलाएगा। इसके लिए एक अलग से चैप्टर दिया गया है, उसमें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। पहले आप देखिए पदबंध है क्या इसमें। जैसे कि केवल राम जी क्या है, शब्द है, यदि इसके पहले लिख दिया जाए भगवान राम तो देखिए तब एक शब्द नहीं है, तब इसके पहले क्या लिखा हुआ है, एक शब्द और है, इसलिए इसे दो शब्द ना कहकर सीधे इसे पदबंध कहा जाने लगता है। ठीक, क्या कहा जाने लगेगा अब कहलाने लगेगा ये पदबंध। तो पदबंध ये है। इसके बाद उपवाक्य, उपवाक्य के लिए एक अलग से चैप्टर है। जैसे एग्जाम्पल बता दूं मैं उसे जानता हूं जो कल वहां गया था, तो जो कल वहां गया था तो ये क्या है, उपवाक्य है। इसके बाद वाक्य बनता है। वाक्य वही होता है जिसमें एक कर्ता, क्रिया और कर्म होता है, वही वाक्य है। देखिए एक क्वेश्चन और आता है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, जहां से सार्थक आ जाए फिर वर्ण नहीं होगा, फिर वाक्य होगा। यदि आए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या ध्वनि, यदि आ जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो फिर वाक्य। ठीक है, अब देखिए वर्णों के बारे में समझते हैं कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं 45। ठीक है, उच्चारण, उच्चारण का मतलब होता है बोलने के आधार पर, केवल बोले जाते हैं 45, लेकिन लिखे जाते हैं 52। ठीक है, तो लेखन के आधार पर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर होते हैं 52, याद रखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदी में बताइए वर्ण कितने हैं, तो 52, यदि 45 नहीं देगा तो। इसके बाद देखिए हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। इसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। जो उच्चारण के आधार पर कह रहे हैं, यानी बोलने के आधार पर 10 स्वर। और 10 स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, 10 हो गए, 5 ए 5 ए। 10 ए होते हैं उच्चारण के आधार पर, लेकिन लेखन के आधार पर इसमें 3 स्वर और जुड़ जाते हैं। ठीक है, और 4 व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो और जुड़ जाते हैं, आगे देखेंगे हम। देखिए हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण 52 हो जाते हैं, 13 स्वर हो जाते हैं, 35 व्यंजन 35 ही रहते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन और आ जाते हैं इसमें, यानी 3 इसके 4 इसके 4 3 7, यानी 45 और 7 52। इस प्रकार से 52 हो जाते हैं यहाँ, सॉरी उच्चारण नहीं, लेखन के आधार पर। ठीक है, तो लेखन के आधार पर 52 हो जाते हैं। और कौन कौन सा स्वर आता है इसमें, ऋषि, अंग और आहा। इनको लेखन में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बोलने में जो ऋषि बोलते हैं, स्वर हमेशा एक के उच्चारण से बनता है, यानी ध्वनि एक आनी चाहिए, लेकिन ऋषि 2 के उच्चारण से बनता है। ऐसे ही अंग में आ जोड़ा रहता है, इसलिए जे भी 2 के उच्चारण से बनता है, इसलिए जे भी बोलते समय नहीं रखा जाता है, और उच्चारण में आहा भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, देखिए व्यंजन देखेंगे हम। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, त्रा, ज्ञा और स्रा, छा से छत्री। ठीक है, कहते हैं ना ऐसे। जी किसके योग से बनता है, ये बनता है का हलंत प्लस सा। आपको याद कैसे करना है, का हलंत जरूर कहना है, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा पहला ऑप्शन देता है का प्लस सा। तो देगा, बताइए ये किसके संयोग से बनता है, तो उसमें पहला ऑप्शन देगा का प्लस सा, तो का हलंत प्लस सा के संयोग से बनता है। अब देखिए त्रा बनता है ता हलंत प्लस रा के संयोग से। ज्ञा बनता है जा प्लस
जा हलंत प्लस ईया के संयोग से, और स्रा बनता है सा, सलजम वाला सा, ठीक है, प्लस रा के संयोग से। याद रखना है इसमें ऑप्शन में आपको सरौता वाला सा भी मिल जाता है, षटकोण वाला सा भी मिल जाता है। तो सलजम वाला सा, और इसमें नीचे हलंत जरूर लगी रहेगी, यानी कि सा आधा है, जा आधा है, ता आधा है और का आधा है। मतलब इसमें दूसरा जो है वर्ण वो पूरा होता है, जी याद रखिए। ठीक, हम स्वर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन में आए हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो फिर 11 लगाएंगे। यदि क्वेश्चन आए कंडीशन अप्लाई हो उसमें उच्चारण के आधार पर, किस आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर, तो 10 होते हैं। बताया मैंने अभी 10 कैसे होते हैं, उसमें ऋषि अंग आहा नहीं होता है। और लेखन के आधार पर यदि कंडीशन आए तो फिर 13 हो जाते हैं। कैसे 13 हो जाते हैं, इसमें ऋषि अंग और आहा मिल जाता है। ठीक है, तो आ जाए क्वेश्चन हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो 11, उच्चारण के आधार पर 10 और लेखन के आधार पर 13 होते हैं। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है। पहला, मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर। देखिए मात्रा या उच्चारण काल, इसका क्या मतलब है। मात्रा मतलब या तो छोटी मात्रा होती है या बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। और उच्चारण काल, शाब्दिक अर्थ समझिए इसका, बहुत जरूरी है। उच्चारण मीन्स बोलना, काल मीन्स समय, यानी कि बोलने में लगने वाला समय। 2 प्रकार से स्वर बोले जाते हैं। तो देखिए स्वरों को बोलते समय 2 प्रकार से समय लगता है। एक तो कम समय लगता है और कुछ को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो उच्चारण काल का मतलब यही है, जिनको बोलते समय कम समय लगे तो उन्हें ह्रस्व कहेंगे, जिनको बोलते समय ज़्यादा समय लगे तो उन्हें दीर्घ कहा जाएगा। तो यही है मात्रा या उच्चारण काल। तो आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी केवल इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर, देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। जीभ को 3 भागों में बांट दिया गया है, अग्र, मध्य और पश्च। इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे हम। अब देखिए मुख्य द्वार है, यहाँ पर मुख्य नहीं है, मुख, ठीक है। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर, जैसे काफ़ी स्वर होते हैं जब बोले जाते हैं तो उसमें पूरा मुख खुलता है। जैसे कि बड़ा आ हुआ, बड़ा आ कहेंगे हम, उसमें पूरा मुख खुल जाता है। लेकिन कुछ को बोलते समय हमारा आधा ही मुख खुलता है, किसी को बोलते समय बंद हो जाता है। तो इसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये है इसका मतलब मुख्य विवर या मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। अब देखिए होंठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि जब हम स्वरों को बोलते हैं तो कुछ स्वर में होंठ गोल हो जाते हैं, उन्हें व्रतमुखी कहते हैं, और कुछ में होंठ गोल नहीं होते हैं, उन्हें आवृतमुखी कहते हैं। अब देखिए हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, देखिए जब स्वरों को बोला जाता है कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हवा केवल मुंह से निकलती है, और कुछ को बोलते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है। जब हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है तो उन्हें कहा जाता है अनुनासिक। अब देखिए घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व का मतलब होता है घोषणा या स्वतंत्रियों में कंपन। तो इसका वर्णन 2 प्रकार से आगे किया जाएगा, सघोष एवं अघोष। देखिए प्राणत्व के आधार पर, प्राण का मतलब होता है हवा या ऊर्जा, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं स्वरों को तो किसी को बोलते समय हवा ज़्यादा निकलती है, उसे कहेंगे महाप्राण, और किसी स्वर को बोलते समय हवा कम निकलती है, उसे कहेंगे हम अल्पप्राण। देखिए अब पहला देखेंगे इसमें से मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल का मतलब बोलते समय लगने वाला समय। तो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ है कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यही डिक्टू क्वेश्चन आया है, और वीडियो में उसने 2 लगवाया था, उसने प्लुत को नहीं माना है। लेकिन अब वीडियो का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा, अब लगाना है आपको 3। एक बार क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी में भी, उसने यही क्वेश्चन दिया था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसने 3 लगवाया था। तो आपको अब 3 लगाना है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब समझिए क्या होता है, जिसमें भी छोटा शब्द आए,
जिस स्वर में छोटा शब्द आए वो ह्रस्व में आ जाता है। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, सॉरी बड़ी ई नहीं है, यहाँ है ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, और इसमें ऋषि भी आ जाता है, ये भी छोटा होता है। इसका बड़ा रूप होता है, इसमें दो इस प्रकार लग जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे हम, बड़ी ई नहीं है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अब देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में कौन होते हैं? दीर्घ स्वर में वो होते हैं जिनको बोलते समय हमें ज़्यादा समय लगता है, ये जिनमें बड़ी मात्रा होती है, ठीक है, वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। या एक परिभाषा ये भी है, जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, औ, ठीक है। ये जो औ है ये अंग्रेजी का वर्ण है, ठीक है। अब देखिए प्लुत, प्लुत का मतलब होता है बहना, यानी कि जिस वर्ण को बोलते समय हम थोड़ी लहरा के बोले, ठीक है, लहरदार। जैसे कि जब भी हम किसी को बुलाने में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो एक अक्षर होता है उसको हम खींच देते हैं। जैसे कि राम को बुलाते हैं राम, जिससे कि उसके पास तक आवाज़ पहुँचे, यह इसका प्रयोग नाटक में किया जाता है, तो यही कहलाता है प्लुत, ठीक है। जैसे कि रा उसके बाद लगा हुआ है, उसे जोर से खींचा देर तक, और बाद में माँ, जैसे राम, तो ये कहलाएगा प्लुत स्वर। अब आगे देखेंगे हम जीव के प्रयोग के आधार पर। यहाँ क्या है? जीव, जीव के प्रयोग के आधार पर। देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए पहले हमें याद रखना है मध्य स्वर कौन सा होता है, मध्य से छोटा आ बोला जाता है। अब देखें हम अग्र स्वर। देखिए अग्र स्वर को कैसे याद रखेंगे हम, इसमें ई ई ए है। यदि मिर्च को हम जीभ के आगे वाले भाग में छुलाएं तो क्या निकलेगा मुंह से? ई, मतलब वो बोल नहीं पाएगा, फिर उसके मिर्च लग जाएगी, ठीक है। अग्र भाग में यदि छुलाएं हम आगे वाले भाग में तो मिर्च को, तो कैसा निकलेगा साउंड? ई। और जब ई आप कहेंगे और भागेंगे पानी के लिए तो दूसरा क्या बोलेगा? ए, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो अग्र स्वर में ई और ए आते हैं, मध्य में आ गया, अग्र में ई ए आ गया, तो इसके अलावा जो बचे हैं वो आ जाएंगे पश्च स्वर में, ठीक है। तो पश्च स्वर में कौन से आते हैं? बड़ा आ, ऊ, ओ, आओ, ओ, ठीक। इसी प्रकार आपको याद रखना है। अब देखिए मुख्य द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। देखिए इसमें होते हैं विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत, जिस चार प्रकार से होते हैं। तो याद रखेंगे पहले हम विव्रत। विव्रत में आता है बड़ा, इसे बोलते हैं विव्रत को मतलब ओपन, ठीक है। बी बना हुआ है, बी का ऊपरी हिस्सा क्या है? खुला हुआ है। इस प्रकार आप याद रखेंगे खुला हुआ यानी कि ओपन, ठीक है। विव्रत मतलब ओपन, खुला हुआ भाग। तो जब भी हम बड़ा आ को बोलेंगे सबसे बड़ा मुख खुलेगा। जैसे ही कोई बगल वाला यदि चूंटी ले ले किसी को तो कैसे कहेगा? आ, लग गई। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है, जब बड़ा आ बोलते हैं तो बड़ा सा मुख खोलते हैं। आप देखिए अर्धविव्रत। अर्धविव्रत ना देखकर पहले देखेंगे हम अर्धसंवृत। देखिए इसमें होता है ए और ओ। इसे कैसे याद रखेंगे? गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बुंदेलखंड में, वो कहते हैं ओए ओए, ओए कहाँ जा रहा, ओए क्या कर रहा। और मान लो लड़ाई हो जाती है ना तो कहते हैं ओए मैंने एक मुक्का मारा ना, जो मुंह खुला है ना वो आधा बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है, अर्धसंवृत का मतलब होता है आधा बंद मुख, संवृत का मतलब बंद और अर्धसंवृत का मतलब आधा बंद।
तो वो क्या कहेगा, ओए मैंने एक मुक्का मारा और तेरा आधा मुंह बंद हो जाएगा। तो ओए से याद रखना है, ए और ओ। इसके बाद देखिए, इसके ऊपर कौन है, अर्धसमृद्ध के अर्धविभ्रत, और ए के ऊपर कौन होता है, ए के ऊपर आय होता है तो आय आ गया। ओ के ऊपर कौन होता है, आव होता है तो आव आ गया। और ये आय और आव बनते किससे हैं, आ से बनते हैं तो आ गया और ओ आ जाता है। ठीक है, अब हो गया आपको याद। और इसके अलावा जो बचे हैं वो समृद्ध में आ जाएंगे। समृद्ध का मतलब होता है मुख का बंद होना, अर्धविवृत का मतलब होता है आधा मुख खुलना, और अर्धसमृद्ध का मतलब होता है आधा मुख बंद होना। इसमें अंतर क्या है, तो देखिए अर्धविवृत में क्या होता है, आधे से ज़्यादा थोड़ा मुख खुलता है, और अर्धसमृद्ध में क्या होता है, आधे से ज़्यादा मुख बंद रहता है। जब आप ए और ओ कहेंगे तो मुख आपका बंद रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जब आए आओ ओ कहेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा मुख खुलेगा, तो याद रखिए। और जब छोटी बड़ी ऊ और ऊ कहेंगे तो इसमें मुख अधिकतर बंद हो जाता है, थोड़ा हवा निकलने बस के लिए मुख खुला रहता है। अब देखिए होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति यानी कि व्रतमुखी और आवृतमुखी। देखिए इसमें क्या होता है, व्रतमुखी का मतलब होता है व्रत जैसा मुख बन जाना यानी गोल हो जाना। जिन स्वरों को बोलते समय होठों का आकार कैसा हो जाए, गोल हो जाए, तो वो कहलाते हैं व्रतमुखी। जैसे कि ओ ऊ ओ आओ औ, इनको बोलते समय मुख में होठ कैसे हो जाते हैं, होठ गोल हो जाते हैं बिल्कुल, तो ये हो जाते हैं व्रतमुखी। आवृतमुखी में आ ई ए है, इनमें नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, तो इसमें क्या होता है, हवा नाक के साथ साथ मुंह से निकलती है जब, तो उन्हें कहा जाता है अनुनासिक। देखिए अनु का मतलब समझिए, अनु जिसमें भी लग जाए उसका मतलब होता है किसी का अनुसरण करना या फॉलो करना। अनु मतलब फॉलो करना या अनुसरण करना, नासिक मतलब नाक, यानी नाक का अनुसरण करना ही अनुनासिक कहलाता है। यानी फिर हवा मुंह से बस से निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे कि छोटा आ के ऊपर चांद बिंदी, ठीक है, बड़ा आ के ऊपर चांद बिंदी और छोटी ई के ऊपर चांद बिंदी। जब भी किसी भी स्वर के ऊपर चांद बिंदी लगा दी जाती है तो वो होता है अनुनासिक स्वर, और जब बिंदी नहीं होती है, बिना चांद बिंदी के होते हैं, वो कहलाते हैं निर अनुनासिक। निर का मतलब नहीं, अनु का मतलब फॉलो करना, नासिक मतलब नासिक यानी कि नाक को। जो नाक से, जिनको बोलते समय नाक से हवा नहीं निकलती है, वो निर अनुनासिक कहलाते हैं। अब देखिए घोषत्व के आधार पर, अब घोषत्व है क्या, पहले ये समझिए। घोषत्व का मतलब या घोष का मतलब होता है घोषणा करना या स्वर तंत्रियों में कंपन होना, ये कहलाता है घोष। जब हम घोषणा करेंगे तो देखिए गले में उस समय उंगली रखकर देखिए कंपन सा होने लगता है, तो यही कहलाता है घोषत्व, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन होने को ही घोष कहते हैं। अब देखिए जब स्वर तंत्रियों में ज़्यादा कंपन होता है तो उसे कहते हैं सघोष। जब स्वर तंत्रियों में कम कंपन हो तो उसे कहते हैं अघोष। आ का मतलब नहीं, ठीक है, और सा का मतलब साथ में, यानी घोषणा के साथ तो सघोष, अघोष मतलब घोषणा के साथ नहीं, यानी कि उसमें स्वर तंत्रियों में कम कंपन होगा। देखिए सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं, ठीक है, तो सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, याद रखिए। सा से स्वर, सा से सघोष, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए प्राणत्व के आधार पर, अब देखिए प्राण क्या है, प्राण मतलब ऊर्जा। जैसे हमारे अंदर प्राण होते हैं उसका मतलब आध्यात्मिक भाषा में ऊर्जा है, लेकिन यदि हिंदी भाषा में देखा जाए तो उसमें होता है हवा। प्राण का मतलब हवा। अब देखिए अल्प प्राण का मतलब क्या है, अल्प मतलब कम होता है, प्राण मतलब हवा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम हवा निकले वो कहलाते हैं अल्प प्राण, और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकले उसे कहते हैं महाप्राण, ठीक है। तो सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प मीन्स कम प्राण होता है, कम ऊर्जा निकलती है। यदि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें।
कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, इससे मैं आपको और ट्रिकी तरीके से चीज़ें लाऊंगा। कोई सब्जेक्ट आपको ट्रिक के साथ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर, उसकी वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बकाया कल होगा। धन्यवाद।